नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। कच्चे तेल में 5% की भारी गिरावट। दोहा में ओपेक नॉन ओपेक देशों के बीच प्रोडक्शन फ्रीज पर बैठक बेनतीजा, ईरान नहीं हुआ शामिल। कच्चे तेल की गिरावट से एशियाई बाजार की कमजोर शुरुआत। जापान का बाजार 3% टूटा। शुक्रवार को अमेरिका और यूरोपीय बाजारों की भी कमजोर अंत। एसजीएक्स निफ्टी 30 अंक नीचे। लंबे वीकेंड के बाद आज खुलेंगे भारतीय बाजार, लेकिन कल महावीर जयंती की छुट्टी की वजह से कम वॉल्यूम्स होने के आसार। कंपनियों के तिमाही नतीजों पर दिखेगा असर। जोरदार नतीजों के दम पर इंफोसिस के शेयर में उछाल की उम्मीद। मार्जिन्स, मुनाफा और गाइडेंस उम्मीद से ज्यादा। अमेरिका में शुक्रवार को एडीआर 8.5% चढ़ा। और आज टीसीएस के नतीजों का सबको इंतजार। बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे। अमेरिका में कंपनी और एक सब्सिडरी पर कोर्ट ने लगाया 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम जुर्माना। टीसीएस ने कहा ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। और टीसीएस के अलावा मिड कैप आईटी कंपनी माइंडट्री के नतीजों पर नजर। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे भी आज। सबसे पहले एसजीएक्स पर नजर डालिए, जिया निफ्टी पर नजर डालिए और आप देखिए किस तरह से कारोबार हो रहा है। 31 अंक की गिरावट के साथ आज शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की। लंबी छुट्टी के बाद जब आज खुलेंगे इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और ये संकेत मिल रहे हैं दरअसल खराब एशियाई बाजारों के प्रदर्शन की वजह से। आप देखिए जापान का बाजार हो या फिर दूसरे मार्केट जो इस समय खुले हैं वो दबाव के साथ खुल रहे हैं, और सबको इंतजार था ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच में जो बैठक हुई है उसका, और उसका जो आउटकम आया है वो पॉजिटिव नहीं आया। जी हाँ, कोई फैसला नहीं हो पाया। और आप देखिए कच्चा तेल इस समय 4% नीचे कारोबार कर रहा है। प्राइम एक्सक्रूड भी देखिए यहां पर 4.5% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ी खबर है जो कुछ ही घंटों पहले ब्रेक हुई है, और इसके चलते आप देखिए एशियाई बाजार जो हैं वो दबाव के साथ खुल रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं अनिल सिंघवी की क्या राय है। आज भारतीय बाजारों की ओपनिंग कैसी हो सकती है। फिर से देखिए ट्रंकेटेड वीक है, कल भारतीय बाजार बंद होंगे, लंबी छुट्टी के बाद आज खुले हैं। और अनिल सिंघवी कह रहे हैं कि कमजोर शुरुआत होने की उम्मीद है, लेकिन जब कमजोर शुरुआत हो तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे जहां पर खरीदारी करनी चाहिए, ध्यान रखिए। बुधवार का सेशन भारतीय बाजारों के लिए जबरदस्त रहा था। 480 अंक की तेजी देखने को मिली थी सेंसेक्स में, और करीब करीब 140 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिली थी। तो आज कमजोर ओपनिंग हो तो खरीदारी करनी चाहिए। विस्तार से बात करेंगे अनिल सिंघवी से, लेकिन सबसे पहले चलते हैं नीरज वाजपेयी के पास, जिनकी नजर थी इस ओपेक की बैठक पर। हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। आप एक्सपेक्ट वैसे कर भी रहे थे कि इस बैठक में कुछ आउटकम निकल कर आने वाला नहीं, और वैसा ही हुआ, जो डर था वही हुआ। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग हेमंत। और जैसा कि हमें अनुमान था कि इस बैठक में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ईरान का स्टैंड है वो बहुत ही क्लियर है। आपको बताऊं कि जो पूरी तस्वीर बन रही थी वो ये थी कि ईरान शायद वहां आएगा और क्रूड पे एक तरीके से जो अब तक का प्रोडक्शन है उसको फ्रीज करने की बात होगी। तो बाकी जो सारे देश थे ओपेक के वो सब शामिल हुए, लेकिन ईरान का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे गया ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जो सारी दुनिया के दूसरे देश हैं ओपेक कंट्री के या इवन नॉन ओपेक कंट्री के, लैटिन अमेरिकी देश हैं, वो अपने पीक प्रोडक्शन पे, यानी उनकी जो क्षमता है उतना प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, और इस स्थिति में वो फ्रीज की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि वो सैंक्शंस के बाद अभी तक सिर्फ आधा प्रोडक्शन कर रहा है अपनी कैपेसिटी का, इसलिए उसके लिए ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है कि वो प्रोडक्शन फ्रीज करे। तो ये जो सर्कल था, जो नोन सर्कल था, उसको मालूम था कि ईरान का यही स्टैंड होगा और ये नतीजा नहीं निकलने वाला, इस बैठक में कुछ नहीं होने वाला। यही वजह थी कि देखिए क्रूड में भारी गिरावट देखने को मिली, और इसका असर दुनिया के तमाम बाजारों में आज आपको दिन के दौरान देखने को मिलेगा। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे भी रहा है कि कमजोर होगा। क्रूड में भी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, आगे भी गिरावट की पूरी संभावना रहेगी। बिल्कुल। तो कच्चा तेल जिसने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया था इन द रन अप टू दिस मीट, अब आप देखिए यहां पर गिरावट दिखा रहा है। और आज सेकंड हाफ भारतीय बाजारों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूरोप के बाजार इसके ऊपर आज रिएक्शन देंगे, यूएस के मार्केट इस खबर के ऊपर आज रिएक्ट करेंगे। तो सेकंड हाफ भारतीय बाजारों के लिए और दूसरे बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है आज के दिन। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी खबरें खराब हैं, भारतीय बाजारों के लिए कुछ अच्छे खबरें भी हैं। जी हां, शुक्रवार को इंफोसिस के नतीजे आए। शुक्रवार को आपको ध्यान होगा भारतीय बाजार बंद थे, तब इन्होंने अपने नतीजे पेश किए, और काफी अच्छे नतीजे हैं मुनाफे के फ्रंट पर, मार्जिन के फ्रंट पर, इवन गाइडेंस के फ्रंट पर। हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं, रिसर्च हेड सीएनबीसी आवाज के। आइए उनसे समझते हैं कि कैसे रहे ये नतीजे। आशीष, बताइए।
जी हाँ, इन्फोसिस के नतीजों के साथ रिजल्ट सीजन की आगाज हो चुका है और ध्यान रखें एक अच्छे नोट पे ये शुरुआत हो रही है रिजल्ट सीजन की। इन्फोसिस के जो नंबर्स आए हैं तमाम पैरामीटर्स, ज्यादातर पैरामीटर्स पे अच्छे नजर आएंगे। सिर्फ डॉलर आए, हम एक्सपेक्ट करते 2% का उछाल, 1.6% का ग्रोथ वहां पे देखने को मिला है, पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ। मार्जिन एक्सपेक्टेड था स्थिर रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, मार्जिन में 60 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया। उसके चलते मुनाफा उम्मीद से बेहतर था, 1% के मुकाबले मुनाफा एक्चुअली 4% तिमाही दर तिमाही ग्रो करता हुआ नजर आया। तो ये बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट क्वार्टर जब इन्फोसिस ने अच्छे रिजल्ट्स घोषित करें। साथ साथ इस बार बाजार की खास तौर पर नजर थी गाइडेंस पर, FY17 यानी कि वित्त वर्ष 2017 की गाइडेंस पर। हम एक्सपेक्ट करते 11 से 13% डॉलर आय में ग्रोथ की बात करेगा इस कंपनी का मैनेजमेंट, एक्चुअली 11.5 से 13.5% ग्रोथ की बात करी है। तो ये गाइडेंस का आंकड़ा भी उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन एज एक्सपेक्टेड 24 से 26% के बैंड पर ये कंपनी मेंटेन करेगी। तो अक्रॉस द बोर्ड ज्यादातर पैरामीटर्स पे नंबर्स खरे उतरते हुए आपको कहना चाहिए उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है। तो एक बड़ा थम्स अप इन्फोसिस के Q4 और FY17 परफॉर्मेंस और गाइडेंस के लिए। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। और हमने देखा शुक्रवार को जब यूएस में इन्फोसिस का एडीआर खुला तो मजबूती के साथ खुला और बंद भी देखिए करीब 8.5% तेजी के साथ इसने समाप्ति दी है। तो आज इन्फोसिस के शेयर में दमदार ओपनिंग होगी और बाकी आईटी कंपनियों को भी इसका साफ तौर पर फायदा मिलेगा। तो एक अच्छी खबर, एक खराब खबर, इन्फोसिस के अच्छे नतीजे और ओपेक की बैठक का जो आउटकम है वो कुछ नहीं निकला। फिर से अब अगली जो बैठक है उसमें जून में देखना होगा क्या निकल कर आता है। तो इन दो खबरों का आज भारतीय बाजारों पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। चलिए सीधे चलते हैं अनिल सिंह जी के पास और जानते हैं कि कौन से स्तर इंपॉर्टेंट हैं, गिरावट में कहां खरीदारी करनी चाहिए। हाय अनिल, गुड मॉर्निंग। बताइए एक अच्छी खबर और एक खराब खबर, कैसे ट्रेड करेंगे आज भारतीय बाजारों में? तो थोड़ी शुरुआत सुस्ती के साथ हो सकती है हेमंत, लेकिन निचले स्तरों से खरीदारी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुक्रवार के आंकड़े भी काफी बेहतर हैं और ग्लोबल मार्केट्स अगर बहुत ज्यादा खराब ना हो, 0.5% तक की खराबी तो हम बर्दाश्त कर लेंगे निक्केई को छोड़कर। तो ऐसे में मुझे लगता है कि निचले स्तरों से एक खरीदारी का मौका बन सकता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के इन संकेतों के बीच थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। और वैसे भी वो लेवल्स आ गए हैं जहां पर थोड़ा कोशिश रहने में हर्ज नहीं है। फिर भी अगर कमजोर शुरुआत हो तो 7,800 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी का मौका बन सकता है। ऊपरी स्तर पर 7,900, 7,925 की रेंज में बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। अहम ये होगा कि क्योंकि फिर से छोटा हफ्ता है, कल छुट्टी है, तो एफआईएस का रुझान अब ग्लोबल संकेतों के बीच में इसी तरह की खरीदारी का रहता है या नहीं, क्योंकि पिछला हफ्ता तो काफी बेहतर था। तो मेरे ख्याल से आज के डेटा काफी हद तक बाजार का आगे का डायरेक्शन तय करेंगे कि लोकल ट्रिगर्स भारी पड़ते हैं या फिर ग्लोबल ट्रिगर्स। तो इस रस्साकशी में उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड होगा, कॉन्ट्रा कॉल लेकर ट्रेड करने की राय होगी मेरी ओर से। शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। और कौन से वो स्टॉक्स हैं, खास तौर पर 5 बड़े शेयर जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज बताइए कहां पर नजर है आपकी? जी हाँ बिल्कुल हेमंत, जैसा कि आपने अभी बताया कि इन्फोसिस बाजार को ऊपर ले जाएगा लेकिन टीसीएस नीचे खींचेगा। इसके अलावा 5 और स्टॉक हमने ढूंढे जहां पे आपको अच्छे मोमेंटम यहां देखने को मिलेंगे। अडानी इंटरप्राइजेस पहला स्टॉक होगा। करमाइकल जो इनकी माइंस जो काफी दिनों फंसी हुई थी, उसके जो तमाम सारे जो लैंड ओनर्स है उसके ट्रेडिशनल, उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी माइनिंग की। तो ये स्टॉक के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर, लगातार पॉजिटिव खबर इनके लिए आ रही है। आईटीसी अगला स्टॉक होगा और आईटीसी में भी एक अच्छी खबर दिख रही, क्योंकि अब इन्होंने फिर से सिगरेट जो प्रोडक्शन है उसको शुरू करने की बात कह दी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो 85% तक उसमें एक वार्निंग प्रिंट करनी थी वो धीरे धीरे अब एक्सेप्टेड है, क्योंकि सरकार ने उसमें पीछे हटने से मना कर दिया है। लेकिन एल्केम लैब्स के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इनके ऊपर ये कहा गया कि इनके जो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है उसमें थोड़ी गड़बड़ है, और ये जो है जर्मन रेगुलेटर है उसने ये बात कही है। तो ये एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट बात रखनी चाहिए। एल्केम लैब में आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्लू डार्ट पे आइए, नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन्फोसिस ने बेहतरीन नतीजे दिए, तो ब्लू डार्ट जैसी जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उसके नतीजे पे आप नजर डालेंगे तो मुनाफे और रेवेन्यू दोनों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। तो यहां पर भी एक तेजी की पूरी गुंजाइश बनती है। और छोटा बैंक डीसीबी बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं, एनपीएस कम करने में सफल रहे हैं, ग्रॉस और नेट दोनों में ही, और मुनाफा और रेवेन्यू दोनों बढ़ता हुआ दिखा है। इसलिए डीसीबी में भी आज नजर होनी चाहिए। ओके, बस शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो नजर रखिए डीसीबी पर। इन्फोसिस के अलावा डीसीबी के जो नंबर्स आए थे वो भी काफी शानदार आए थे। ब्लू डार्ट के शेयर पर भी एक्शन देखने को मिलेगा।
नतीजों के दम पर। लेकिन और कौन से इवेंट्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए? देखिए, टीसीएस के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे तो बुधवार को इसके ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आज आने वाले हैं, माइंट्री के नतीजे आज आने वाले हैं, एचओईसी ये एक और ऐसी ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनी है जिसके नंबर्स आएंगे। तो अर्निंग सीजन है, आज बाजार जरूर सुस्ती के साथ कारोबार करेगा क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन नतीजों के लिहाज से अहम दिन है। काफी सारी छोटी मझौली कंपनियों के नंबर्स आ जाने वाले हैं, साथ ही डब्ल्यूपीआई के नंबर्स भी आ जाएंगे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो सीपीआई के नंबर्स आए थे वो 5% से कम आए थे, अच्छे रहे थे। तो देखना होगा अब होलसेल प्राइस इंडेक्स से क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही 8वीं बैंकिंग और फाइनेंस कॉन्फ्रेंस भी है आज। इसके अलावा बैंक्स और आरबीआई के बीच एक बैठक भी होने वाली है। जो पंजाब को करीब करीब 26,000 करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए थे, अब आरबीआई कह रहा है बैंकों से कि इनको एनपीए घोषित आपको करना होगा, तो इसके ऊपर भी नजर आज होगी। साथ ही जेके टायर एक और ऐसी कंपनी है जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। रघुपति सिंघानिया जी अहम ऐलान कर सकते हैं, तो इस शेयर पर भी आपकी नजर जरूर आज होनी चाहिए। लेकिन नजर रहेगी आज बाजार खुलने के साथ साथ इन्फोसिस के अलावा टीसीएस के शेयर पर भी। जी हां, टीसीएस के लिए नतीजे तो अहम है ही, लेकिन एक खराब खबर भी है। चलिए पूजा के पास चलते हैं, मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे समझते हैं कि क्या खराब खबर आई है। पूजा बताइए, क्यों लगाया यूएस कोर्ट ने इतना बड़ा 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना इनके ऊपर? जी, दो टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस और टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल कॉर्प पर यूएससी ग्रैंड ज्यूरी ने करीब 6,000 करोड़ से ज्यादा का फाइन इस कंपनी के ऊपर लगा दिया है। और यूएस की एक हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर कंपनी एपिक का टीसीएस पर आरोप है कि टीसीएस के एम्प्लॉय द्वारा कंपनी की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें कंपनी के काफी सारे डेटा और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड हैं, उसको एक्सेस किया गया है। कंपनी टीसीएस एक अपने क्लाइंट की कंसल्टेशन के दौरान एपिक के सॉफ्टवेयर को काफी ज्यादा यूज किया गया, ऐसा आरोप है कंपनी का। लेकिन राहत की खबर यह है कि जज का मानना है कि ज्यूरी ने जो फाइन की रकम है वो काफी ज्यादा है और अगले 6 से 8 दिन में इस फाइन की रकम को फिर से रिव्यू किया जाएगा। वहीं टीसीएस का कहना है कि अगले 30 दिनों में ये जो आरोप लगाया, ये जो फाइन लगाया है कंपनी के खिलाफ, उस पर एक अपील दर्ज करेगी। और कंपनी का ये भी कहना है कि Q4 के जो नंबर आएंगे उस पर इसका कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक डैमेज हुआ है, ब्रांड डैमेज हुआ है कंपनी के लिए, जिस पर कि कंपनी काफी जल्द अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंपनी बातचीत कर रही है। लेकिन हमें कहना है कि Q4 के नतीजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, तो Q4 के नतीजों पर जाहिर सी बात है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस खबर के ऊपर ये भी कंपनी का, जैसा कि आप देख रहे हैं, कहना है कि वो अब ऊपरी अदालत में जाकर इस पर अपील करेगी। लेकिन ये बताइए, नतीजे कैसे रह सकते हैं आज बाजार बंद होने के बाद आने वाले? जी, आईटी कंपनीज के नतीजे वैसे तो Q4 में कमजोरी देखने को मिलेंगे। और टीसीएस के नतीजों की अगर बात करें तो पिछले 6 क्वार्टर से कंपनी अपने जो बाजार का जो एक्सपेक्टेशन है उसको मिस ही कर रही है। वैसे इस बार हमारा अनुमान है कि जो रेवेन्यू में ग्रोथ रहेगी वो करीब 1.4% के आसपास देखने को मिल सकती है और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी करीब 2% के आसपास देखने को मिलेगी। डिमांड कमेंट्री पर नजर रहेगी। कंपनी का कहना था, अपने एनालिस्ट डे पर कंपनी का कहना था कि डिमांड एनवायरमेंट काफी कमजोर है कंपनी के लिए, तो इस पर क्या कमेंट्री निकल कर आती है इस पर नजर रहेगी। उसके अलावा एट्रिशन रेट पे भी नजर रहेगी। वैसे तो 15-16% जो इंडस्ट्री का एट्रिशन रेट है उससे कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये किस तरह का रेट होता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल कमजोर नतीजों की उम्मीद टीसीएस की तरफ से। वहीं माइंट्री के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी Q4 कमजोर ही रहेगा और मैनेजमेंट ने एक वार्निंग भी दी थी कि फर्स्ट हाफ के बाद जो बाकी 2 क्वार्टर्स रहेंगे उसमें स्लो ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। वजह यह है कि जो वर्टिकल्स हैं रिटेल के, बीएफएसआई के, उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफी धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कमजोर नतीजों की उम्मीद यहाँ पर कंपनी की तरफ से। और आखिर में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर अच्छे नतीजों की उम्मीद हम कर रहे हैं। लोन ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, करीब 15 से 16% की साल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा मैनेजमेंट इस बार एक्सपेक्ट कर रही है कि जो रिकवरी हुई है वो काफी अच्छी, जिसकी वजह से कंपनी के एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी काफी अच्छे रहेंगे। तो अच्छी नतीजों की उम्मीद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से। चलिए, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। माइंट्री के नतीजे आएंगे, पूजा आपको बता रही थी, और टीसीएस से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस पूजा नहीं करें। पूजा, आप हमारे साथ बनी रहिए। आपसे हम कुछ ही देर में ये भी जानेंगे कि एक्सपर्ट्स कहां पर आज दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं, क्या है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सब पर आपसे बात करेंगे। लेकिन निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड किया जाए, और खासतौर पर अब आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी करीब 33 अंक नीचे, आधे % की गिरावट दिखा रहा है।
बुधवार को अच्छी तेजी के बाद आज नरमी के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग होने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। हेमंत, मॉर्निंग। अगर गैप डाउन भी खुलता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक अच्छे मूव हमने देखी, थोड़ी सी करेक्शन आनी लाजमी है। मेरा मानना है कि 7820 से लेके 7800 ये बहुत अच्छा सपोर्ट बैंड है। उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 7790 का, और 7820 के करीब बाय करने की सलाह होगी। टारगेट रहेगा 7960 अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। और आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे? टॉप पिक्स क्या है आज के लिए? आज के लिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस मेरा टॉप पिक है, जहां पे स्टॉप लॉस 197 का रखना चाहिए और टारगेट 218 का रखना चाहिए। और दूसरा पिक रहेगा टाटा केमिकल्स, जहां पे स्टॉप लॉस 388.50 का रहेगा और टारगेट 428 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। DHFL और टाटा केमिकल्स ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी करने की राय किरण आपको दे रहे हैं। शुक्रिया किरण आपका इस जानकारी के लिए। पूजा हमारे साथ बनी हुई है, बाकी के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर उनकी नजर है, आइए वो जानते हैं। पूजा बताइए। जी, आज जिन जानकारों से हमारी बात हुई इसमें 2 खरीदारी की राय दे रहे हैं और 1 बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। जेके दोषी ने यूपीएल में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि 3 से 4 दिनों में 553 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। अमित हर्जेकर ने लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली की राय दी है। कमजोरी देखने की उम्मीद है स्टॉक में और 142 के लेवल्स तक गिरावट देखने की उम्मीद है। स्टॉप लॉस 157 का लगाकर चलने की राय। सुमित बगाड़िया ने HDFC में खरीदारी की राय दी है और इनका मानना है कि 2 से 3 दिन में अच्छी मजबूती देखने की उम्मीद, 1150 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे घरेलू बाजार में कच्चे तेल को आपको किस तरह से आज ट्रेड करना चाहिए। ध्यान रखिए कि ओपेक नॉन ओपेक देशों की बैठक हुई दोहा में, उसमें कोई आउटकम निकल कर नहीं आया है और ऐसे में कच्चा तेल आज भारतीय बाजारों में भी गिरावट के साथ ही खुलेगा। क्या हो आपकी रणनीति, ये सब बात करेंगे ब्रेक के बाद। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी, आप कच्चे तेल पर नजर डालिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरह से कारोबार कर रहा है देखिए। ब्रेंट क्रूड, नाइमेक्स क्रूड दोनों ही दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि प्रोडक्शन फ्रीज हो जाएगा ओपेक और नॉन ओपेक की देशों की जो बैठक दोहा में हो रही है उससे, लेकिन कोई भी आउटकम देखिए नहीं निकल कर आया है प्रोडक्शन फ्रीज को लेकर। दरअसल ईरान गायब रहा इस बैठक में, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजा ही नहीं। और आप देखिए अगली बैठक तक के लिए अब इंतजार करना होगा और अगली बैठक जून में, इससे पहले कोई भी बैठक नहीं होने वाली है। इसके चलते कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है। तो भारतीय बाजारों में भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार करेगा कच्चा तेल। और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, अच्छी खबर नहीं है कच्चे तेल के लिए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर गया। बिल्कुल, इसीलिए हेमंत जी यहाँ पर सेल की स्ट्रेटेजी में जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि काफी जो ओवरबॉट सिचुएशन हो चुकी थी उसको देखते हुए यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 2600 तक आपको वापस से इन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 50-60 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बार ओपनिंग में सेल पे जाना चाहिए। ओके, तो दबाव देखने को मिलेगा, बेचकर चलना चाहिए कच्चे तेल को। और आप टारगेट दे रहे हैं 2600 रुपए के आज के लिए, लेकिन रुपए की ओपनिंग लंबी छुट्टी के बाद कैसी हो सकती है, कैसे अप्रोच करेंगे इसे? देखिए, जिस हिसाब से एफएक्स रिजर्व हमारा बढ़ के आया है उसको देखते हुए तो लगता है कि अभी यहाँ पर रुपये में वापस से एक स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ सकती है और 66-70 के रेट पे एक बार आप सेल की पोजीशन स्पॉट लेवल पे बना सकते हैं। लोअर लेवल पे देखें तो एक बार वापस से 66-50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें तो 66-85 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसको एक बार स्टॉप लॉस लेके सेल की रणनीति में ज्यादा समझदारी। ओके, तो रुपए में भी दबाव देखने को मिलेगा। 66-50 तक के टारगेट्स दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन ये बताइए, सोने को किस तरह से आज ट्रेड किया जाए? देखिए, रुपये में स्ट्रेंथ होगी तो उसका इम्पैक्ट तो क्रूड और अदर कमोडिटीज पे पड़ेगा ही। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में भी एक सेल की रणनीति बनानी चाहिए। 29,980 और 50 के लेवल पे, लोअर साइड पे देखें तो एक बार 29,750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है 30,050 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसको एक स्टॉप लॉस के हिसाब से लेके चल सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए तो सोने में भी दबाव देखने को मिल सकता है। रुपया हालांकि मजबूत होगा, ये कहना है डॉक्टर रवि सिंह का। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए और आज अपनी स्ट्रैटेजी हमसे शेयर करने के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आपको ब्रेक के बाद बताएंगे आरबीआई गवर्नर ने क्यों कहा भारत की इकॉनमी को अंधों में काना राजा। ये सब ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। जी आप इन्फोसिस के जो नतीजे आए थे शुक्रवार को वो काफी शानदार आए थे और उसके बाद देखिए ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है। सिटी की रिपोर्ट आपके सामने है, वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल रेटिंग उनकी बरकरार है, लक्ष्य 1225 रुपए का। कह रहे हैं गाइडेंस जिस तरह से बेहतरीन रही है उससे वो काफी खुश हैं। एबिट मार्जिन्स जो हैं वो अनुमान से ज्यादा अच्छे रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट भी देखिए, वो भी कह रहे हैं खरीदारी की जो राय उनकी पहले थी उस पर वो कायम है। लक्ष्य उन्होंने जो दिया है वो है 1430 रुपए का। FY17 आय में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद उनको है और मार्जिन स्थिर रहने का अनुमान भी उन्होंने लगाया है। तो ब्रोकरेज हाउसेस देखिए काफी बुलिश हैं और हमने देखा था एडीआर में भी करीब 8.5% का जोरदार उछाल देखने को मिला था शुक्रवार को जब यूएस में इन्फोसिस के एडीआर में कारोबार हुआ। हालांकि बुधवार को आप देखिए लोग काफी कॉशियस थे, डरे हुए थे, कोई भी बेट लेने को तैयार नहीं थे और हमने देखा था करीब 1% की गिरावट इन्फी के स्टॉक में देखने को मिली थी। तो आज एक शानदार ओपनिंग इन्फोसिस से आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। भारत की इकॉनमी की हालत अंधों में काणे राजा जैसी है, ये कहना है आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का। राजन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एक बैठक में हिस्सा लेने वॉशिंगटन गए हैं जहां एक इंस्टीट्यूट में उन्होंने ये बात कही। रघुराम राजन का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कमजोर ग्लोबल हालात के बावजूद इकॉनमी की मजबूती को लेकर सरकार अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। आईएमएफ ने भी इंडियन इकॉनमी की न सिर्फ तारीफ करी है बल्कि ये भी कहा है कि इसका क्रेडिट रघुराम राजन को दिया जाना चाहिए। उन्होंने ग्लोबल झटकों का असर भारत के फाइनेंशियल सिस्टम पर नहीं पड़ने दिया। चलिए चलते चलते एक बार देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से संकेत दे रहा है। जिस तरह से ओपेक की बैठक का जो आउटकम निकल कर आया, देखिए वो बेनतीजा रही बैठक और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एसजीएक्स निफ्टी को। जी हाँ, 37 अंक नीचे इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हांगकांग के बाजार देखिए, स्ट्रेट टाइम्स का मार्केट देखिए, ये तमाम मार्केट दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। सारे एशियाई बाजार लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं और एशियाई बाजार सबसे पहले मार्केट्स हैं जिन्होंने इस खबर के ऊपर रिएक्शन दिया है। अभी यूरोप के बाजार जो सेकंड हाफ में खुलेंगे उनका रिएक्शन आना बाकी है और डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी अभी आप देखिए दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा है। तो आज भारतीय बाजारों के लिए काफी मुश्किल भरा दिन हो सकता है क्योंकि सेकंड हाफ में जब वो मार्केट्स खुलेंगे तो वहां पर प्रेशर और गहराता हुआ दिखेगा। राइमेक्स क्रूड इस समय करीब 5% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि अनिल सिंघवी ने क्या कहा है। उनकी राय है कि यहां पर गिरावट हो तो भारतीय बाजारों में खरीदारी करनी चाहिए। पिछला हफ्ता बेहतरीन रहा था भारतीय बाजारों के लिए, खासतौर पर बुधवार का दिन हमने देखा करीब 2% की तेजी देखने को मिली थी और अच्छे एफआईआईज के आंकड़े भी आए थे। बुधवार को हमने ये भी देखा कि 644 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी करी है। तो घरेलू संकेत काफी मजबूत हैं, ग्लोबल संकेत हालांकि इतने अच्छे नहीं हैं इस समय। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे साथ नीरज बाजपेयी जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे ऐसे 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। स्टॉक 2020 हासिल करेंगे ब्रेक के उस पार।